लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है, अगर किसी को लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आते हैं तो उसकी वजह से अगर किसी को लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आते हैं, मतलब उनके डेली शेड्यूल, उनके फूड पैटर्न, ये सारी चीज में अगर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। जो भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि जब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होते हैं। ओके, ये तो हटा दो बेटा, ठंडा लग रहा है। जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होते हैं तब उस सिचुएशन को कहा जाते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कि मेटाबॉलिज्म ठीक ना होने की वजह से बॉडी में कहीं कहीं बीमारी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखा जाते हैं, जिसको कहा जाते हैं मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है कि जब इस डिसऑर्डर की वजह से जो प्रॉब्लम्स देखा जाते हैं, मतलब पहले तो हमारे बॉडी में डिसऑर्डर होगा, उस डिसऑर्डर की वजह से जब बॉडी में प्रॉब्लम विजिबल होगा तो उस सिचुएशन को कहा जाते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये जो हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं, इसके मेजर कारण डिपेंड करते हैं फर्स्ट हमारे गट हेल्थ के ऊपर। ओके, नेक्स्ट कारण डिपेंड करते हैं हमारे लीवर हेल्थ, एंड थर्ड डिपेंड्स ऑन आवर मेंटल हेल्थ। ऑलराइट, तो ये तीन कारण की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखा जाते हैं। क्या क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उसमें भी आएंगे। फर्स्ट, अगर हम गट हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसा ही कुछ फूड्स इनटेक करते हैं जो कि हमारे बॉडी में अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर प्रॉपरली उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से बॉडी में आएगा ओबेसिटी या फिर ओवरवेट, और इसके साथ साथ बाकी मेटाबॉलिक रेट जो है हमारा वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं हमारे लीवर हेल्थ पे। हमारे लीवर का एक फंक्शन होते हैं कि वो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं, मतलब बॉडी में जो टॉक्सिन्स आते हैं, जो हेवी मेटल्स आते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करने में, उसको वॉश आउट करने में, फ्लश आउट करने में लीवर मदद करते हैं। अगर लीवर के ऊपर हम ज्यादा प्रेशर देते हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या है कि अगर मैं बहुत ज्यादा, मतलब मुझे अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं या फिर ऐसे होते हैं कि मुझे दुख बहुत ज्यादा पहुंचते हैं, मतलब मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ या फिर टेंशन बहुत ज्यादा होती है, तो अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस चलते हैं एवरी टाइम तो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम्स आते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। अब ये जो सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, ये मेजरली अगर हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ये इट्स लाइक अ साइकिल। ठीक है, क्या है, इसके मेजर पार्ट 4 डिवीजन आते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं, डायबिटीज। सेकंड क्या होते हैं, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हो सकता है फैटी लीवर। फैटी लीवर। और
नेक्स्ट होते हैं किडनी फेलियर, या फिर उसको हम कहते हैं रेनल फेलियर। ठीक है, ये 4 प्रॉब्लम का एक कॉम्बिनेशन होते हैं ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें से अगर कोई भी एक प्रॉब्लम होते हैं तो वो भी हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के वजह से ही होते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। सिर्फ मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से सिर्फ ये 4 प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, इसके साथ साथ और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हाई कोलेस्टेरोलेमिया। कोलेस्टेरोलेमिया मीन्स ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल का परसेंटेज ज्यादा हो जाना। नेक्स्ट थायराइड, पीसीओडी या फिर पीसीओएस, सेम है। ओ डी मीन्स डिजीज और एस मीन्स सिंड्रोम। नेक्स्ट क्या हो सकता है? गॉल स्टोन। नेक्स्ट हो सकता है किडनी स्टोन, आर्थराइटिस। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से। गाउट, ठीक है। नेक्स्ट ओबेसिटी। इतने सारे डिजीजेस, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर अगर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए तो इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रूट कॉज क्या है? इस पूरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रूट कॉज होते हैं हमारे गट हेल्थ। इनिशियली हमारे गट हेल्थ से ही इतने सारे डिजीज का शुरुआत होते हैं, और अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो जाते हैं या फिर अगर किसी को किडनी स्टोन होते हैं तो हम ये नहीं सोच पाते हैं कि बहुत पुराने टाइम पे या फिर बहुत दिनों से मेरे डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, मेरे बॉडी पे एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से ये स्टोन फॉर्मेशन हुआ है। ये हम एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन सारे चीज का एक रूट कॉज होते हैं विच इज आवर गट हेल्थ। तो आप अगर खाना प्रॉपर नहीं लेंगे, अगर ऐसा खाना आप लेते हो जिससे बहुत ज्यादा आपके कैलोरी वैल्यू होते हैं, जो जितना आपके रिक्वायरमेंट्स है उससे ज्यादा अगर हम लेते हैं, हाई कैलोरी फूड, हाई फैटी फूड्स या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स जो हम लेते हैं, एंड लो फाइबर फूड और मे बी लो वाइटामिन और मिनरल्स रिलेटेड फूड जब हम लेते हैं, तो हमारे बॉडी में ना ये जो सारे डिजीज है इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते हैं। जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब धीरे धीरे इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस आएगा। गट हेल्थ में इनिशियली हम क्या देखते हैं? इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हम देखते हैं। इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। वो तो हम बस एंटासिड लेके या फिर ऐसा ही कुछ डाइजेस्टिव कैप्सूल्स लेके, डाइजेस्टिव टैबलेट्स जो आते हैं एलोपैथिक में, तो वो लेके हम इनिशियली उसको या फिर टेम्पोररीली उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि किस कारण की वजह से मेरा इंडाइजेशन हुआ है, तो उसको आगे जाके मैं ठीक नहीं करती हूँ, तो डे बाय डे हमारे बॉडी में वो एक्यूमुलेट करते हैं। और हम जो खाना यूजुअली खाते हैं, जितना ज्यादा उस पर फैट परसेंटेज होगा, डाइजेस्ट करने में उसको उतना ही मुश्किल आएगा। उसके ऊपर हम फिर से खाना डालते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें सिखाया गया है कि आपको इसी टाइम पे ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में आपको
आपको ये सारे चीज लाइक ब्रेड्स, बनाना और फ्रूट जूसेस, एग और रोटी, सब्जी, ये आपको लेना है। फिर आपको लंच लेना है। लंच हो सकता है कि लंच टाइप के आपको भूख नहीं लगा है, फिर भी आपको सिखाया गया है कि नहीं ये आपके लंच टाइम है तो आपको लंच लेना है। अब आपको लंच ले लिए, आपके बॉडी का प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपके बॉडी उस टाइम तक भी आपके ब्रेकफास्ट को डाइजेस्ट कर रहे थे, डाइजेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर से ऊपर से आप फिर से खाना उस पर डाल रहे हो, बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आते हैं। इसकी वजह से बॉडी क्या करते हैं, धीरे धीरे जितना भी इनडाइजेस्टेड फूड जो भी है उसको ऐसे स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करते करते वो हमारे फैट पे कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से आते हैं ओबेसिटी। इसके साथ साथ जब वो एक्स्ट्रा फैट, जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स बन जाते हैं, तब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस को अराइज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या आते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा एंगर इशू है मेरा, तो हमारे बॉडी क्या चाहेगा, हमारे बॉडी उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से बॉडी कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेस हार्मोन को बॉडी रिलीज करते हैं वो एक टाइम पे जाके हमारे स्ट्रेस को तो कम कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं वो हमारे बॉडी में क्रिएट करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि कुछ चीजों को रेजिस्ट करना, मतलब उसको रोकना। इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस जब हमारे बॉडी में इनफ इंसुलिन है लेकिन बॉडी उस इंसुलिन को काम करने ही नहीं दे रहे, क्योंकि जिस पैसेज के थ्रू इंसुलिन काम करते हैं उसी जगह पे हमारे डिस्टर्ब्ड मेंटल हेल्थ के वजह से उस गेटवे पे बाकी स्ट्रेस हार्मोन आके वो जगह पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऐसे अगर रोजाना चलते हैं तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन के लेवल बढ़ेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब क्या प्रॉब्लम आएगा, डायबिटीज। कैसे आते हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये जो हमारा सेल होते हैं, तो फिर से अनम्यूट हो गए हैं, ये जो हमारा सेल होते हैं ना, तो इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड में से वो ग्लूकोज को लेके हमारे सेल के अंदर तक आते हैं। ठीक है, और वहां पे ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। अब ये जो पाथवे है ये इतना आसान नहीं है। सेल के आने के पहले यहाँ पे कुछ गेट्स रहते हैं जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर। तो इंसुलिन जब उस रिसेप्टर के पास आते हैं, रिसेप्टर को पहले इंसुलिन के साथ बाइंड होना पड़ेगा। मतलब ये रिसेप्टर्स जो होते हैं जो कि सेल के बाहर बैठे हैं, हाँ, एक बॉडीगार्ड की तरह, एक जो सिक्योरिटी होते हैं, सिक्योरिटी की तरह ये गेट सेल के बाहर रहते हैं ताकि सेल के अंदर कोई भी ऐसी चीज ना आ पाए जो कि सेल के लिए जरूरी नहीं है। अब जो सेफ्टी गार्ड होते हैं, मतलब जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर को सिर्फ इंसुलिन को ही पहचानते हैं रिसेप्टर। तो इंसुलिन जब रिसेप्टर के पास आते हैं तब वो गेट ओपन होते हैं और ग्लूकोज अंदर आते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, आपके डिस्टर्ब्ड मेंटल हेल्थ जब है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा। स्ट्रेस हार्मोन क्या करेगा, बार बार जाके आपके इस रिसेप्टर के ऊपर नॉक करेगा। बार बार स्ट्रेस हार्मोन आपके रिसेप्टर को नॉक करते रहेगा, लेकिन रिसेप्टर गेट नहीं खुल रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये इंसुलिन नहीं है। तो अब स्ट्रेस हार्मोन क्या करते हैं, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। तो आगे जाके जब स्ट्रेस हार्मोन के बाद इंसुलिन आते हैं,
इंसुलिन देखते हैं कि रिसेप्टर पूरा ब्लॉक्ड है, इंसुलिन सेल के अंदर नहीं आ पाते हैं। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ये देखा जाते हैं कि बॉडी में यूजुअली इंसुलिन परसेंटेज नॉर्मल जो होते हैं उससे ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि हमारे पैनक्रियास चाहते हैं, पैनक्रियास देख रहे हैं कि मैं तो इंसुलिन नॉर्मल सिक्रेशन कर रही हूं, लेकिन फिर भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन ज्यादा देना पड़ेगा। तो पैनक्रियास ज्यादा काम करने लगता है और बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब जब इंसुलिन ज्यादा हो गया तो इंसुलिन क्या करेगा? जो भी ग्लूकोज उसको सेल के अंदर डालना था वो तो नहीं हो पाए, वो सीधा चला जाएगा हमारे लीवर में। लीवर में वो जाके इसको जमा करेगा। ठीक है, जब लीवर में वो जाके जमा होता है, लीवर का भी एक कैपेसिटी है ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए। जब उससे एक्सीड हो जाते हैं तो लीवर के ऊपर भी प्रेशर आएगा। और प्रॉब्लम क्या आते हैं? फैटी लीवर का प्रॉब्लम, क्योंकि लीवर में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस जब जब मतलब जैसे जैसे बढ़ते हैं, इंसुलिन का एक काम जैसा है कि ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में रखना, ठीक वैसे ही इंसुलिन का काम होते हैं बॉडी में फैट परसेंटेज को बढ़ाना। ठीक है, तो जितना ज्यादा बॉडी में इंसुलिन होगा, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जितना ज्यादा बॉडी में इंसुलिन होगा, ओबेसिटी का प्रॉब्लम या फिर फैट को स्टोर होने का प्रॉब्लम ज्यादा होगा। सो अल्टीमेटली क्या हुआ? ये जो हमारा तीन हेल्थ है, ये हमारा गट हेल्थ, ये हो गया हमारा मेंटल हेल्थ और ये हो गया हमारा लीवर हेल्थ। जब ये तीनों हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आते हैं तभी जाके ये इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड ऑल आर रिलेटेड टू योर गट सिस्टम ओनली। द इनिशियल, द प्राइमरी स्टेज इज योर गट सिस्टम। इनफैक्ट जब हम डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, थायराइड, पीसीओडी जो भी बात करते हैं, सारे होते हैं जब हमारे बॉडी से जो निकालना चाहिए था वो नहीं निकाल रहे हैं। क्योंकि गट हेल्थ जब डैमेज होते हैं तब आते हैं कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम मतलब बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, बॉडी से टॉक्सिन फ्लश आउट नहीं हो रहा है, और ये जो रेनल फेलियर हो रहा है, किडनी स्टोन हो रहा है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, थायराइड हो रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ये सारी चीज होते हैं बॉडी में टॉक्सिन्स जमने की वजह से, जो कि हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। वो जब हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं उसी वजह से होते हैं ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके, यहां तक किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ भी डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम्स यहां तक? कोई भी क्वेश्चन नहीं है? ओके, गुड। नेक्स्ट हम आते हैं इसके और भी कुछ फैक्टर्स में, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एंड देन द स्मोकिंग। स्मोकिंग एंड ऑब्वियसली द फिजिकल एक्टिविटी। हम जब फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, हम अगर बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ लीड करते हैं तो भी हमारी बॉडी में ये जो फैट डिपोजिशन है ये ज्यादा होगा। ओके, इसके साथ साथ स्मोकिंग के वजह से भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स, जो पोल्यूटेड एयर है, जो टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिक एयर हम इनहेल कर रहे हैं, तो वो भी जाके हमारे सेल को ब्लॉक कर रहा है, सेल के अंदर टॉक्सिन्स जमा कर रहे हैं। लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें जो चाहिए एक प्रॉपर फूड जिसपे बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि सेल को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो हम नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह से भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का चांसेस बढ़ जाते हैं।
एंड नेक्स्ट जो होते हैं दैट इज कैंसर और ट्यूमर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही एक फैक्टर है विच इज कैंसर या फिर ट्यूमर। आज कैंसर, ट्यूमर या फिर पीसीओडी इज ऑल्सो अ सिस्ट, टाइप ऑफ सिस्ट। तो ये सारी चीज ना बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में क्या है, मेनली हमारे लाइफस्टाइल में होते हैं हाई फैटी फूड्स, फ्राइड फूड्स, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा होते हैं, जो रेडी टू ईट फूड्स होते हैं। हमारे हेक्टिक शेड्यूल की वजह से ही प्रोसेस्ड फूड हम ज्यादा लेते हैं, तो इसी वजह से हमारे बॉडी में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ओके, तो जब हम इसको ओवरकम करना चाहते हैं या फिर इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा? मेनली हमारे ये जो प्लेट है, फूड प्लेट जो होते हैं, ये जो हमारा फूड प्लेट है, इसको ना हमें ऐसे इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है और इसके हाफ ऑफ द पोर्शन हमें रखना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, जो कि होगा रॉ फूड। पिछले दिन हम पढ़े थे द रॉ फूड डाइट, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन दैट पोर्शन। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि हम कच्चा ले सकते हैं, ऐसे ही वेजिटेबल्स हम लेंगे, हाफ ऑफ द पोर्शन। नेक्स्ट हाफ पोर्शन को हम ऐसे तीनों पार्ट पे डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम रखेंगे नट्स और सीड्स प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट पार्ट पे हम रखेंगे पल्सेस, जो कि रॉ फूड भी हो सकता है या फिर कुक्ड भी हो सकता है। अगर आप स्प्राउट्स ले रहे हैं, मतलब चना ले रहे हैं, या फिर आप मूंग ले रहे हैं, मूंग दाल ले रहे हैं, तो वो आप रॉ भी ले सकते हो, उसको स्प्राउट्स करके भी हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल दाल ले रहे हैं, जैसे कि चना हो गया या फिर नॉर्मल जो दाल आते हैं, वही दाल अगर हम कुक फॉर्म में लेते हैं, तो हम उसको कुक की मात्रा में भी ले सकते हैं। एंड थर्ड पोर्शन में रहेगा हमारा ग्रेन्स। ठीक है, ये ग्रेन्स दैट शुड बी ऑब्वियसली कुक्ड, क्योंकि ग्रेन्स हम ऐसे रॉ नहीं ले पाते हैं। ग्रेन्स में क्या क्या आएगा? ग्रेन्स में हम जो सोचते हैं ग्रेन्स का मतलब सिर्फ होगा या फिर सीरियल्स, नॉट द ग्रेन्स, rather I should specify it as cereals. अब सीरियल्स में हम सिर्फ राइस या फिर रोटी नहीं, सीरियल्स पे हमें क्या रखना है? ओट्स है, बार्ली है, ज्वार है, बाजरे हैं, रागी है, मिलेट्स होते हैं, तो ये सारी चीज आते हैं सीरियल्स में। सीरियल प्रोडक्ट्स जब हम रखेंगे दैट शुड बी अनपॉलिश्ड, अनप्रोसेस्ड, सॉरी, ये हमें कुक्ड फॉर्म में लेना है। तो अगर हम हमारे फूड पैटर्न को या फिर हमारे डेली जो प्लेट होते हैं, उस प्लेट को अगर ऐसे डिवाइड कर लेते हैं और इसी फॉर्मेट पे खाना खाते हैं, तो हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कुछ भी बताओ आप, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इसका कारण या फिर इसका दूसरा मतलब ऑल्टरनेटिव नेम है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, या फिर इसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। क्यों इसका नाम ऐसा है? क्योंकि ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। तो अगर हम हमारे लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, जितना भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मैंने बताई है, अगर आप आपके लाइफस्टाइल को ठीक करते हो, तो इसमें से कोई भी एक कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं होगा। अगर आप आपके लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हो, तो इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को आप रिवर्स कर सकते हो, मतलब उसको आप क्योर कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये फूड प्लेट मेंटेन करना हमारे लिए जरूरी होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? सॉरी, मेरा माइक काम नहीं कर रहा था। सॉरी, मेरे को एक डाउट था। बोलिए। मैम, जैसे आपने कहा गट हेल्थ, तो क्या वाटर फास्टिंग एक रेमेडी हो सकता है गट हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने के लिए? फास्टिंग?
water fasting? वाटर फास्टिंग, या दैट कैन बी अ रेमेडी बट नॉट द कंप्लीट, मतलब एकदम पूरा वाटर नहीं, एनी टाइप ऑफ लिक्विड फूड, ठीक है, एनी टाइप ऑफ लिक्विड फूड दैट यू कैन हैव ओनली वंस अ डे, और जैसे कि वंस अ वीक आप कर सकते हैं, ताकि आपके बॉडी में जो भी अनवांटेड चीजें हैं उसको आप वाटर के साथ साथ बॉडी से वॉश आउट कर सकते हैं। और जब सिर्फ, क्यों मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ वाटर नहीं, नॉर्मल या फिर प्लेन वाटर नहीं, आपको लिक्विड डाइट लेना है। क्लियर फ्लूइड डाइट आप ले सकते हैं, जिसपे आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, आप वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर दाल वाटर ले सकते हैं, पल्स वाटर जो है वो आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें से आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन जैसे हो रहा है, इसके साथ साथ आपके बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहा है जो कि आपके बॉडी को चाहिए, उसको आपके सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल के जो ऑक्सीडेटिव डैमेजेस होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए जो चाहिए वो भी मिलता है। सो इसीलिए वंस अ वीक हम जरूर ऐसे लिक्विड डाइट को ले सकते हैं। पूरे दिन में हम ऐसे क्लियर फ्लूइड डाइट एंड फुल फ्लूइड डाइट का एक कॉम्बिनेशन करके ले सकते हैं, ठीक तो है। मैम इसमें फिर लिवर हेल्थ का भी असर पड़ेगा ना? बिल्कुल, क्योंकि लीवर में भी तो अल्टीमेटली लीवर हेल्थ के ऊपर जो डैमेज हो रहा है वो भी हमारे फूड पैटर्न के लिए ही हो रहा है। तो जब आप फूड पैटर्न में चेंज करेंगे, आपके बॉडी को आप टाइम देंगे कि बहुत ज्यादा डाइजेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है, इतना टाइम जब आप अपनी बॉडी को देंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे लीवर हेल्थ, हमारे गट हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ और भी एक चीज है हमें ध्यान पे रखना पड़ता है कि फ्रूट्स को हमें डाइजेस्ट करने में बहुत कम टाइम लगता है, करीब 2 घंटा टाइम लगता है हमें फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने में। फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करने में जैसे कि वो थोड़ा और भी ज्यादा फाइब्रस होते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने में हमें करीब 3 से 4 घंटे तक लगता है। लेकिन जो हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स होते हैं या फिर फैटी फूड्स होते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने में हमें ऑलमोस्ट 6 to 9 आवर्स लग जाते हैं। तो जब हम खाने के साथ फ्रूट्स लेते हैं तो हमें देखना है कि जो पहले डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब जो जितना कम टाइम लग रहा है जिस फूड को डाइजेस्ट होने में, उसको हमें पहले लेना है। क्योंकि जब आप ऐसा कुछ फूड आप ले रहे हो जो कि डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ये आपको लग रहा है, उसके बाद आप एक ऐसे छोटा सा कुछ लिए हैं जिसको बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो जगह है ये तो ऑलरेडी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये जाके यहाँ पे बार बार ऐसे प्रेशर देगा, उसके बाद ये फिर इसके साथ फर्मेंटेड होगा और एसिडिटी, ब्लोटिंग प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हमारे इनडाइजेशन का प्रॉब्लम और भी ज्यादा होता है। इसीलिए हमें वो स्टेप को फॉलो करना है कि कौन से फूड डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगता है। जैसे कि अगर सामने आप एक रोड पे जा रहे हो और सामने बहुत सारे बस, लॉरी ऐसे हैं, वो करके पूरा आपका रास्ता जैम हो गया और आप बस एक 2 व्हीलर पे हो, 2 व्हीलर जाने में उतना टाइम नहीं लगेगा उस रास्ते से, लेकिन 2 व्हीलर आने के पहले ही वो बस, वो लॉरी जाके उस रास्ते को पूरा जाम कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 व्हीलर लेके वहां पे ही खड़ा रहना पड़ेगा कि कब वो रास्ता क्लियर होगा फिर आप जा पाओगे। सेम सिचुएशन हमारे बॉडी में भी होती है, इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप हमारे फूड पैटर्न को रखना है। पहले हमें फ्रूट्स रखना है, फिर हमें वेजिटेबल्स रखना है, फिर हमें सीरियल प्रोडक्ट्स रखना है, जो भी सीरियल्स या फिर पल्सेस जो होते हैं वो हमें रखना है, तो ही जाके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहेगा और अल्टीमेटली इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग एंड डायरिया एंड ऑल दिस थिंग्स ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होते हैं तो कभी भी किसी को बाकी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो होने का चांस नहीं है, ठीक है। मैम वन मोर डाउट मैम, अभी जैसे आपने कहा कि मतलब वाटर फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्लेट की बात आपने की अभी, तो ये प्लेट क्या हम डायरेक्ट मतलब वाटर फास्टिंग के कितने घंटे बाद
हम ये क्योंकि बॉडी भी कहीं ना कहीं एक शॉक में आ जाता है जब हम ओवरलोड करते हैं प्लांट्स के जैसे। तो ये शॉक ताकि बॉडी को ना मिले, तो क्या हम वाटर फास्टिंग के बाद ये प्लेट ले सकते जब हम हैं? फास्टिंग करते हैं, बिल्कुल, जब हम फास्टिंग करते हैं या फिर वाटर फास्टिंग करते हैं, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग भी अगर हम कर रहे हैं या फिर वाटर फास्टिंग भी कर रहे हैं, जो भी कुछ हो, हम उसके बाद फ्रूट्स ले सकते हैं। उस फास्टिंग को ब्रेक हम करेंगे फ्रूट से या फिर वेजिटेबल जूस से, ठीक है, वेजिटेबल स्मूदी से हम उसको ब्रेक करेंगे। ना तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे जो हमारा मेन, जो हमारा स्टेपल फूड है, रोटी हो, राइस हो या फिर ऐसे ही कुछ हो, तो उससे हम डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे। धीरे धीरे हमारे बॉडी को उससे एडजस्ट होना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो रीति रिवाज होते हैं ना, मतलब जब हम पूजा भी करते हैं, तो पूजा में जब हमारा फास्टिंग चलते हैं, फास्टिंग के बाद हमें जो खाना चाहिए वो है फ्रूट्स, जो प्रसाद में दिया जाते हैं, फ्रूट्स दिया जाते हैं, ताकि हम फल खा के हमारे बॉडी को थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाएगा बॉडी को। फिर हम जाके बाकी जो सारे फूड आइटम्स है वो हम लेंगे। इसीलिए आप वाटर फास्टिंग कर रहे हो या फिर मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हो, जो भी कुछ करो, उसके बाद वो फास्टिंग को आपको ब्रेक करना है फ्रूट से। अगर फ्रूट्स आपको नहीं मिलता है तो बिल्कुल भी लो फाइबर वेजिटेबल्स आपको लेना है। ना तो आपको बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक साथ बॉडी में डाल देना है, ऐसा नहीं है। जो लो फाइबर वेजिटेबल्स होते हैं उसको आप ले सकते हो, आप उसको कच्चा ले सकते हो, आप उसको स्टीम करके भी ले सकते हो, लेकिन उसका ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं है कि कितने घंटे बाद आपको लेना है, ऐसा कुछ भी टाइमिंग नहीं रहता है। बस डिपेंड करते हैं कि आप क्या फूड इनटेक कर रहे हो उस टाइम पे। थैंक यू सो मच मैम। ओके, एनीथिंग एल्स इस रिगार्डिंग? और किसी को कुछ क्वेश्चंस? ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है? वेरी गुड। अब आगे जाके हम जो भी कुछ करेंगे, मतलब जो डिजीज के ऊपर जो भी क्लासेस होगा, आप देखेंगे कि यही जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं इसके ऊपर ही हम क्लास करेंगे, ठीक है। और जो भी डिजीज है इसका अल्टीमेट डाइटरी मैनेजमेंट जो है वो यही है, यही हमारा प्लेट है। अल्टीमेट डाइटरी मैनेजमेंट यही होगा। इसमें छोटा मोटा कुछ चेंजेस आ सकते हैं, फूड चॉइसेस में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न हमारा होना चाहिए यही फूड प्लेट हमें मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। इसके आगे हम ऐसे ही लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में जानेंगे नेक्स्ट। और हम क्या जानेंगे कि ऐसे कुछ हमारे बॉडी सिचुएशंस होते हैं, ऐसे कुछ एज ग्रुप्स होते हैं जिस ग्रुप पे हमें हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, कि उस टाइम पे ना हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कितना लेना है। तो वैसे ही 3 एज ग्रुप या फिर 3 बॉडी कंडीशन के ऊपर हम जानेंगे कि उस टाइम पे हमारे डाइटरी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, लाइक द चाइल्डहुड स्टेज, then the pregnancy and lactating stage, and after that the old age group। ये तीनों के बाद हम एक एक डिजीज के डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम बिल्कुल फर्स्ट डे में, हमारे क्लास के एकदम फर्स्ट डे में हम जैसे फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़े थे, जो कि बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ेंगे उसका बेसिक था वो फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक वैसे ही ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कि आगे जाके हम जो भी डिजीज पढ़ेंगे उसका बेसिक है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसके रूट कॉज। तो रूट कॉज को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, रूट कॉज को बहुत अच्छे से याद रखना है, और इसके ट्रीटमेंट या फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए फूड पैटर्न कैसा होना चाहिए ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ही जाके हम धीरे धीरे बाकी जो डिजीजेस पढ़ेंगे उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अगले क्लास पे हम जानेंगे चाइल्डहुड के बारे में, चाइल्डहुड डाइटरी पैटर्न के बारे में हम अगले क्लास पे जानेंगे, ओके। और एक थिंग जो कि आप सभी को बोलना है कि आप सभी को ज्वाइन करने में बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, ये मत कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लेट पे ज्वाइन करेंगे उतना ही हमारा क्लास डिले हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा आपके, मतलब पूरा जो भी चीज होते हैं ना
टॉपिक कवर अप करने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टाइम पे ज्वाइन कीजिए सभी लोग, ठीक है। अगले हफ्ते से मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन करेंगे, ओके। क्योंकि अगले हफ्ते हमारे चाइल्डहुड मैनेजमेंट पे बहुत सारे चीजें जानना है। अगर क्लास लेट पे स्टार्ट होगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। ठीक है फिर, और एक चीज जो कि आपके प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट के क्लास पे पता नहीं कि पिछले दिन कौन कौन थे यहाँ पे। तो प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट का क्लास नेक्स्ट वीक पे नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट वीक मतलब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उस पे प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट का क्लास नहीं रहेगा। अगले मंथ से मतलब दिसंबर से फिर स्टार्ट होगा। दिसंबर से प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट क्लासेस रहेगा हर ट्यूसडे को। इट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे मतलब मंडे को क्लास स्टार्ट करने में डिले होता था, इसीलिए ट्यूसडे को शिफ्ट किया गया है। ट्यूसडे एट 4 o'clock ये प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट का क्लासेस रहेगा, ओके। सो आज के लिए हमारे क्लासेस इतना ही रहेगा। अगर किसी को फिर भी यहाँ पे कुछ भी डाउट्स होता है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज हम क्लास को फिर आज के लिए एंड करेंगे। किसी को और कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है ना? मैम बोलिए। एक डाउट था, डाउट नहीं मतलब ये क्वेरी है। जैसे हम सभी ये कोर्स कर रहे हैं तो हम लोग ब्रॉड स्केल में सारे डिजीजेस को हम पढ़ रहे हैं। जैसे आज हम लोग ने पढ़ा लाइक 3 कॉम्प्लीमेंट्री है, गट, लिवर एंड मेंटल। तो मैम अगर यदि हम यदि कोई एक डिजीज के ऊपर अगर हम स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंसर, तो इसके लिए मतलब कुछ एक एक टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। मतलब जो डिजीज मैनेजमेंट का क्लासेस होगा, ये तो आज बेसिक क्लास हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक एक डिजीज के बारे में हम जानेंगे, उसके मैनेजमेंट, उसके रूट कॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम न्यूट्रिएंट्स में पढ़े थे ना, पहले तो हमारा बेसिक क्लास हुआ था, फिर उसके बाद एक एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम क्लास किए थे। सेम हम इसमें भी, इस पार्ट में भी एक एक डिजीज के बारे में क्लास करेंगे, ठीक है। तो मैम दैट विल बी सफिशिएंट? बिल्कुल, ओके, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है, थैंक यू देन, थैंक यू वंस अगेन। सो आज के लिए क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं सबके साथ, ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे।